जी जी। आप अपने घर में भी तेज साउंड बजाएंगे तो आपके परिवार के दूसरे लोग जो हैं उससे मुतासिर होंगे। कोई नहीं आपके साथ नाचना चाह रहा है और आप नाचना चाह रहे हैं, तो आप पूरे घर को जगाएंगे, आपके घर वाले ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। जी फ्री व्हील जी। का एक चर्चा इस वक्त देश में चल रहा है। फ्री व्हील के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फ्री व्हील तब तक फ्री व्हील है जब तक आप किसी से दुखी नहीं हो। तो निजाम की बात जो ईरान ने की है वो यही किया है कि भाई सबको अपना हक पे रहने दो, जियो और जीने दो। जी। अर्दगान ने तुर्की और ईरान के साथ, जाहिर सी बात तुर्की ने एक तरह से, अर्दगान तो वहीं के हैं, तो ईरान और तुर्की के दरमियान एक मशवरा हुआ। उसमें ये बताया जा रहा है कि क्या सीरिया के रडार के जरिए ईरान को इजरायली हमले से बचाया जा सकेगा, अगर वहां पे रडार लग रहा है तो, जैसे भी आप बता रहे थे सीरिया के लिए। दोबारा सवाल कीजिए, मैं समझ नहीं पाया क्या बोले। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, हो सकता है मेरे लफ्ज कुछ ऐसे होगा। सीरिया में जो रडार लगाया जा रहा है टर्की के जरिए से, तो आने वाले वक्त में अगर जब ये हालात जो बन रहे हैं उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ईरान और टर्की के बीच अगर एक जैसा साथ हो जाता है तो उन रडार के जरिए से ईरान को बचाया जा सकता है इजराइल के हमलों से? हाँ, बिल्कुल बचाया जा सकता है, उसी लिए लगी रहा है वो। ये बात तो इजराइल जी कह रहा है, ये बात जी। ईरान और टर्की नहीं कह रहा है, ये इजराइल कह रहा है। बिल्कुल बचाया जा यही सकता है। रडार ही तो पकड़ता है ना मिसाइल को, यही एयरक्राफ्ट यही को, मिसाइल को, सब रडार ही पकड़ता है और रडार ही उसको इंटरसेप्ट करता है। टेक्नोलॉजी है ये, और ये तो जी बहुत बड़ी मदद है, समझ लीजिए। सीरिया से पहले ही इजराइल की मिसाइलें खामोश हो जाएंगी, वो सीरिया में ही गिर जाएंगी, उनको ऊपर इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। और सिर्फ टर्की उसी बहाने अपने को भी सेव कर रहा है अपने को भी फेस करना कि गोलान हाइट पर आईडीएफ बैठा हुआ है। है। गोलान जी हाइट जी हाइट की पहाड़ियां हैं, वहां से जी। अगर टर्की पर हमला होता है तो सीरिया तो बीच में इंटरसेप्ट करेगा उसको ना। टर्की का भी सेफ है और ईरान का भी सेफ है, यानी इजराइल से कोई मिसाइल या कोई एयरक्राफ्ट ईरान इजराइल से बाहर ही इंटरसेप्ट हो जाएगा, वो जी जी। इजराइल क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। जैसे ही वहां से चलेगा वो इंटरसेप्ट कर लेगा उसको। और अभी रडार ही नहीं लगेगा, बहुत कुछ लगेगा। अब सिर्फ तो रडार अच्छी तो बात। आज लगा है ना, अभी तो 29 तारीख में काफी कुछ लगेगा। अभी तो वहां पे एंटी टैंक मिसाइल और सब। देखिए उस रास्ते से जो है हिजबुल्लाह के साथ ये ग्राउंड ऑपरेशन का भी एक खतरा है जो इजराइल कर सकता है। सीरिया के रास्ते ईरान घुसने की कोशिश कर सकता है, तो सबसे पहले तो उसको सीरिया में ही रोक दिया जाएगा। ऐसा इजराइल की कोशिश है कि हम सीरिया के रास्ते ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो सीरिया में घुसते घुसते अगर घुस भी गए तो ईरान तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ईरान की जो ध्रुव पहाड़ियां हैं, हिमालय से भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उसको इजराइल को पार करना आसान काम नहीं है उसके लिए। ये उनका सोच ही गलत है और विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश होना होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, जिसको तीन तरफ से तो नेचुरली सिक्योरिटी ईरान को मिल रखा है। जी जी। एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ पानी है। इतना लड़ाई लड़ने के बाद सद्दाम हुसैन ईरान के 1 किलोमीटर में नहीं घुस पाए थे। 8 साल जी लड़ने के बाद जी जी। 1 किलोमीटर हुई वो नहीं घुस पाए थे, जबकि उनके पास उसी ग्रुप के लड़ाके थे। यानी इराक इराक तो एक ही नस्ल है, एक ही उनके नस्ल। पास भी नस्ली नस्ली जो है नस्ली सैनिक थे, उसी नस्ल के सैनिक थे जो ईरान के पास थे। लेकिन उसके बावजूद भी 1 किलोमीटर भी इराक उस समय नहीं घुस पाया था, जबकि वो भी गोरिल्ला वार में एक्सपर्ट थे। ईरान भी जी। गोरिल्ला वार में एक्सपर्ट है, हथियार उनके पास भी था, वो भी अमेरिका परस्त थे उस टाइम। अमेरिका ने ईरान और इराक की 9 साल 8 साल जंग लड़ाई, तो अमेरिकी हथियार सदाम हुसैन साहब के पास भी थे उस वक्त। ईरान के खिलाफ सबसे पहले यूज किसने किया सद्दाम हुसैन को? अमेरिका ने किया। तो अमेरिका ने। सारे बावजूद भी 1 किलोमीटर नहीं घुस पाए। 8 9 साल जंग चली ना उस टाइम। तो आज भी ईरान में वो अगर लाख कोशिश कर ले,
आईडीएफ के सैनिक की ट्रेनिंग इस लेवल पे है ही नहीं कि वो पहाड़ियों पर चढ़ सके। अमेरिका का क्या जी हुआ? क्यों क्यों अफगानिस्तान से भाग गए? क्योंकि उनके पास ग्राउंड ऑपरेशन करने वाले सैनिक की ट्रेनिंग ही नहीं है। इतने हार्ड टफ जो है सोल्जर्स नहीं है अमेरिका के पास, नहीं इजराइल के पास, कि वो पहाड़ी पर 14 किलो की बंदूक लेके चढ़ जाएं। फिर आजकल मिसाइल का भी खतरा होता है। उस जमाने में तो सिर्फ टैंक से गोले चलते थे, जी मिसाइल इतना एडवांस नहीं था। अब तो मिसाइल हो गया है। सैटेलाइट से देख लिया कि जवानों का मूवमेंट हो रहा है, जहां वहां से बम गिरा दिया ऊपर से, सारे मारे जाएंगे। या 10-20 गाड़ियां या 50 गाड़ी दिख गई, बंकर एंटी टैंक मिसाइल दिख गया ऊपर से, सैटेलाइट से तो इतना बड़ा दिख ही जाता है, एक ही जी बम में सारे समाप्त हो जाएंगे। और ईरान के पास तो ड्रोन सिस्टम है, वो तो सैकड़ों टैंकों को तबाह करने की ताकत रखता है ड्रोन सिस्टम। आज देखिए यूक्रेन के अंदर रूस ने 737 ड्रोन से हमला किया, 737 ड्रोन से, 150 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। आज कीव को तबाह कर दिया रूस ने। हाँ, कीव तो खत्म हो वही गया। काम किया जो यूक्रेन ने रूस के साथ किया 3-4 महीना पहले। जी 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 इधर बातचीत चल रही है अमेरिका से, और ट्रंप जो है जाने वाले हैं मिलने रूस में, और इधर हमला कर दिया। 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया था। जी ठीक जी वैसा ही हमला रूस ने इस वक्त यूक्रेन पर कर दिया कि इधर समझौता की बैठक होने वाली है, और इधर जो है हमला भी कर दिया। आज यूक्रेन ने यही बात कही कि भाई आप तो बात करने वाले थे, आप हमला कैसे कर दिए? तो रूस ने उसका जवाब दिया कि वैसे ही हमला किए जैसे आप भी बात करने वाले थे, लेकिन आपने हमला कर दिया। जी अच्छा, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या इजराइल एक वक्त में 2 मोर्चों पे काम करेगा या एक वक्त में 2 मोर्चे ऑन अपने खोल देगा? देखिए, इजराइल पहले भी 7 मोर्चों पर लड़ा है। हुँ, आप 7 मोर्चों पर इजराइल लड़ा है पहले से भी। हुँ, और 12 दिन की जो जंग हुई जी, ईरान वर्सेस इजराइल में, उससे इजराइल की परिस्थितियां बदल गई। बदल गई। अब उसकी सोच बदल गई। अब उसे अपनी हैसियत का अंदाजा उस 12 दिन में हो गया कि क्या हम कितना मुहाज लड़ सकते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन किया हिजबुल्लाह के साथ, वहां उनको बैक होना पड़ा। गजा में घुसने की कोशिश किए, वहां से बैक होना पड़ा। मिसाइल से हमला कर रहे, तो मिसाइल से तो थोड़े से लोग मिलकर हमला कर सकते हैं, हुँ, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इनके गुरिल्ला वार से बच सके। इन लोगों का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना मजबूत नहीं है। ये उसमें बख्तरबंद गाड़ी में बैठ करके फायरिंग करते हुए निकल गए, वो अलग बात है। टैंक के नीचे बैठ के फायरिंग करते हुए निकल गए मिसाइल से मार दिए। लेकिन हुँ, इनकी सेना के अंदर उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पैदल क्रोलिंग करते हुए और पहाड़ों पर चढ़ते हुए और दिन रात जमीन पर रेंगते हुए किसी तरह दुश्मन से लड़ाई लड़ ले। फिजिकल स्ट्रेंथ इनकी, कभी इन्होंने हुँ, इस तरह की सोचा ही नहीं था कि इस तरह की जंग होगी। इजराइल ने हुँ, 68 के बाद कोई जंग लड़ी नहीं, और उनको हुँ, अपने टेक्नोलॉजी पे इतना गरूर था। इधर ये लोगों ने, जी, इनके एंटी गजा और फिलिस्तीन के लोग और ईरान के लोगों ने अपनी तैयारी बहुत मजबूत करने लगे, और हुँ, तैयारी करने का बाद जो है आज उनकी स्थिति खराब हो गई है। अब उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, सैनिक आईडीएफ के सैनिकों की फिजिकल स्ट्रेंथ इस लायक नहीं है कि वो 10 किलोमीटर पैदल चल जाए बंदूक लेके। हुँ, बख्तरबंद गाड़ी ना रहे, ये लोग पिज्जा बर्गर ये सब खाते हैं, और बहुत सोफिस्टिकेटेड, तेज हुँ, बारिश में अगर एसी ना रहे तो बीमार पड़ जाते हैं। बारिश हो जाती है तो इनको बुखार आ जाता है, भीग जाते हैं। तो इस तरह का इनका फिजिकल स्ट्रेंथ है आईडीएफ के सोल्जर्स का। ये अपने मशीनों के बल पर जालिमाना हरकत चाहे जितना भी कर लें, धोखे से मार देना, धोखे से ये सब करना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। इन लोगों के पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। जी गाज़ा में एक बार गाज़ा की तरफ चलेंगे कि गाज़ा का एक और सामने एक मसला आया। सोमालीलैंड
बनाने का और फिर वहां भेजने की तैयारी चल रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, अभी तो बहुत कुछ तैयारी हो रही है। अभी ये सब चीजें तो अभी बहुत कुछ हो रहा है। अभी तो आप 50% चीजें सामने देख रहे हैं। 50% चीजें तो अभी दुनिया में किसी को पता ही नहीं, क्योंकि जी। वार का एक तरीका हो गया है। वार जो है अब ओपन नहीं, और ईरान की तो एक आदत है, वो कभी खुलता ही नहीं। ईरान कभी भी अपने हम्म। हथियारों का प्रदर्शन नहीं करते। जी। नहीं, गजा के बारे में बात कर रहे हैं। बहरहाल हमास ने इस प्लान को, सोमालीलैंड वाले प्लान को जो है सिरे से खारिज कर दिया, तो क्या फैसला आपको लगता है कि जंग और आगे बढ़ाना, मतलब हमास उसी तरह से भी लड़ता रहेगा आने वाले वक्त में भी? नहीं देखिए, अब वो हमास के लेवल की बात नहीं है। अब हम्म। लेवल जो है ईरान, तुर्की, अरब और इजराइल, हम्म। ये लोग हम्म। अब इस लेवल पे बात है। हमास तो एक प्रॉक्सी है। उसको जितना जी। काम, जितना ताकत जो भी है उसके पास, ईरान की दी हुई है ना। अब हम्म। तो वो ईरान के लिए काम कर रहा है। अब ये लड़ाई हमास के लेवल, हूती के लेवल और हिजबुल्लाह के लेवल पे नहीं है। ये नहीं। लड़ाई अब हो चुकी है ईरान, सीरिया, टर्की, इजराइल, इस लेवल पे अब लड़ाई है। ये तो उनके एक छोटे से ग्रुप है, इनका कोई डिसीजन थोड़ी चलता है। हमास तो हम्म। वही करेगा जो ईरान कहेगा, हूती वही करेगा जो ईरान कहेगा, हिजबुल्लाह वही करेगा जो ईरान कहेगा। अब ये सारा कमांड कंट्रोल ईरान ने अपने हाथ में ले रखा है। क्या करना है, नहीं करना, वो ईरान अपनी पॉलिसी तय करता है। इनसे जो कहा जाता है ये लोग उतना ही करते हैं। जी। अभी कतर का भी एक बयान आया। कतर कतर से बात हो रही थी इसी सोमालीलैंड को लेकर के, तो कतर ने ये कह दिया कि पहले टू स्टेट सोल्यूशन की जो बात हो रही है, फिलिस्तीन की आजादी की बात की जाए, तो क्या अरब दुनिया अब नई लाइन पकड़ना शुरू कर रही है, जैसे भी आप कह रहे थे, उसी वहीं पे बात आ गई? देखिए, दुनिया जो है 3 खेमे में बटेगी अभी। हम्म। हम्म। जिस तरह से यूके, यूएस बना है ना, जी। यूरोपीय यूनियन बना है, कई देशों से मिलकर के एक संगठन इन लोगों ने बनाया है ना, यूरोपीय यूनियन का। अब जी। अरब भी बनाएगा, अरब भी बनाएगा। जितने अरब देश हैं सब मिल करके एक संगठन बनाएंगे। अफ्रीका हम्म। में भी यही बात चल रही है कि जितने अफ्रीकन कंट्री मिल करके, यूएसएसआर भी है, रूस भी एक ग्रुप का संगठन, एक ग्रुप का एक कंट्री है यूएसएसआर। जी। समझ रहे हैं आप? उसमें चाइना वाइना सब है। वो जी। भी एक 40-45 देशों का ग्रुप है यूएसएसआर, रूस के साथ। उसी तरह से अरब सारे देशों को मिल करके, जैसे ओआईसी बन गया, तो ओआईसी पूरी दुनिया के मुसलमान देशों का बन गया। अरब का एक ग्रुप हम्म। बनेगा, जिनकी अपनी सेना, अपना सब कुछ बनाने का प्लान चल रहा है। ऐसे ही अफ्रीका में भी सारे अफ्रीकन कंट्री मिला करके अपनी एक अफ्रीकन सेना बनाएंगे, अफ्रीकन करेंसी बनाएंगे, और अफ्रीका एक दूसरे देशों से वो तिजारत कर सकता होगा। इस तरह का ग्रुप बनने जा रहा है। तो ये फिलिस्तीन का मसला हल होते ही हम्म। नेक्स्ट स्टेप जो है, ब्रिक्स करेंसी की जो बात हो रही है ना, ब्रिक्स, इसमें बहुत दम है। ब्रिक्स के आने से डॉलर की ताकत खत्म हो जाएगी, खत्म हो क्योंकि जाएगी, बहुत वैल्यू सी खत्म हो यूरोपियन जाएगी। यूनियन की, यूरोप कंट्री के बहुत से देश ब्रिक्स में शामिल हैं। ब्रिक्स में हम्म। उनकी शामिल हैं। तो जितने भी यूरोप के देश ब्रिक्स में हैं, जैसे ही वो क्यों ब्रिक्स का को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अमेरिका के जुल्म से परेशान है। जी। अमेरिका जी। ने सबको अपने नीचे दबा करके मोनोपोली बना ली है। हम्म। एक मोनोपोली बना ली है अमेरिका ने। और अमेरिका की मोनोपोली जो है उनको परेशान करके तब ये ब्रिक्स में आए लोग। और जैसे ही ब्रिक्स आएगा, वैसे ही जो है डॉलर की ताकत खत्म हो जाएगी। इसीलिए परेशान है अमेरिका। परेशान सिर्फ इसीलिए है कि किसी तरह से इनको अरबों को उलझा के रखो हम्म। इजराइल के माध्यम से। और ये हम्म। बात सब लोग समझते हैं। सारे लोग, पूरा अरब समझ रहा है इस बात को। पूरा अफ्रीका, पूरा अरब, पूरा यूएसएसआर, हम्म। सब लोग मिल करके इसीलिए इस अमेरिका और इजराइल के मकड़ जाल, जो उनका पंजा है ना, उसके पंजे से आजाद होना चाह रहे हैं। अमेरिका का एक ऐसा पंजा किसी को उठने नहीं देता, किसी को भी डेवलप करने नहीं देता। हम्म। भारत एक कैंसर की वैक्सीन नहीं बना पाया अमेरिका के जी। दबाव में। भारत लंबी रेंज की मिसाइल बनाता है, अमेरिका सैंक्शन लगा देता है।
पाकिस्तान तो उसका दोस्त है अमेरिका का, उसको नहीं एक मिसाइल बना लिया, लंबी दूरी का टेस्टिंग किया, उस पर रोक लगा दिया। ये सब चीजें तो सबको अच्छी नहीं लगती ना, कि आप बनाते रहो और दूसरा कोई ना बनावे। ये है मसला। यानी कि हर चीज का उरूज है और फिर उसका जवाल भी है। तो आपको क्या लगता है जवाल कि है, आने वाले वक्त में अब जवाल शुरू हो गया है और जवाल आहिस्ता अमेरिका आहिस्ता? का है, जी जी, मैं यही कह रहा हूँ। अमेरिका का जवाल है। जी, क्योंकि अब आने वाले वक्त में रीजनल वार की तरफ क्या दुनिया बढ़ रही है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं कोई जैसे अब आपने वार ही नहीं होगी, अब कोई अच्छा। वार होगी ही नहीं। फिलिस्तीन का मसला हल होने दीजिए, फिलिस्तीन जैसे ही हल होगा यूक्रेन भी समाप्त हो जाएगा, और अब हम्म वार होगी ही नहीं अगले 10-15 साल तक, क्योंकि सबकी पोजीशन खराब है। सबने अपने वार का सिस्टम जो है ना, अब दुनिया से जा रहा है ये। अब आप तो यूएनओ में बैठ रहे, सब लोग एक दूसरे से बात कर लो, लड़ने की क्या जरूरत है? हम्म इन नेतन्याहू जैसे लीडर्स तो एक दो बचे हैं ना दुनिया के अंदर, 75 साल इनकी भी उम्र हो गई। अब हाँ। इस तरह की पोजीशन रखने वाले लोग बहुत कम दुनिया में हैं। अब कोई वार होगी ही नहीं, और जो कुछ भी है अब फिलिस्तीन और यूक्रेन, यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी सारे यूरोपियन कंट्री ने अंजाम देख लिया क्या हुआ। हम्म नुकसान रूस का भी हुआ, यूक्रेन तो तबाही हो गया, इन लोग भी इकोनॉमी क्रैश कर रही सबकी। तो अब किसी के लड़ने की कुवत ही नहीं बची है, कोई लड़ाई अब नहीं होगी। और हथियारों की खत्म हो तिजारत गया। में दम कितना है, आप समझ लीजिए कि अगर लड़ाई बंद हो जाए ना, तो दुनिया से गरीबी खत्म हो सकती है, बीमारी खत्म हो जी जी। सकती है। एक हम्म मिसाइल के खर्चे, एक जहाज खरीदने के खर्चे में पूरे भारत की तहसीलों में अस्पताल बनाया जा सकता है। अगर एक राफेल हम कम खरीदते, तो हम सारे हम्म, तहसीलों में अस्पताल बना देते उतने पैसे में। ये है ताकत। एक राफेल हम ताकत कम है। खरीदते, तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में हम अस्पताल बना देते। एक राफेल और कम खरीदते तो हम स्कूल बना देते। हम्म जो पैसा हम हथियारों पे खर्च कर रहे हैं, वो फैक्ट्री पर, एग्रीकल्चर पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, दवाइयों पर अगर खर्च करें, साफ सफाई हो, अच्छी दवा मिले, अच्छा इलाज मिले, तो लोग बीमार भी कम पड़ेंगे। अच्छी पढ़ाई हो बेशक। तो लोग, तब उनके हालात भी बदलेंगे। एजुकेशन से तो इंसान की स्थितियां बदलती हैं। तो ये बेशक। सारी चीज जो है, सब कुछ ठीक हो जाती अगर जितना पैसा, 75% पैसा दुनिया के अंदर लड़ाई पे खर्च हो हम्म जाता है, हथियारों पे खर्च हो जाता है, पूरी वर्ल्ड का। हम्म, सब, अब किसी को लड़ना हो चाहे नहीं लड़ना हो, हथियार तो खरीद के रखते हैं ना। पूरी दुनिया अगर मिल करके अपने चीजों को सॉल्व कर ले, तो इतना हथियार नहीं बनेगा, तो फिर अमेरिका की तिजारत कैसे चलेगी? डॉलर की डॉलर की दादागिरी कैसे चलेगी? जी। हम्म